एक्सरसाइज 1.2 के लिए एक प्रमेय है। एक्सरसाइज 1.2 के लिए एक प्रमेय है। जिस प्रमेय को हम जानते हैं यह प्रमेय 1.2 है, जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। इसमें ये कहा गया है जो भाज्य संख्या वह होता है जिसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जो भाज्य संख्या होगा उसी को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसका यही कहना है। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया जाए 12, एग्जाम्पल मान लिया जाए 12 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है। यदि यह भाज्य संख्या नहीं होता तो इसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त हम नहीं कर सकते थे। अब इसके आधार पर हम कुछ सवाल को बनाएंगे। एक नंबर में निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे 140 है, तो 140 भाज्य संख्या है, तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कैसे करें? इसको हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं 2 से 70 हो गया, 2 से 35 हो गया, 5 से 7 हो गया। अतः 140 बराबर हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। तो इस अतः 140 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल अर्थात 2 गुना 5 गुना 7 के रूप में व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है रोमन 2 156 है। 156 को 2 से 7 8 फिर 2 से 3 9 3 से 13, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 100। अतः 156 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे अभाज्य संख्या के गुणनफल अभाज्य संख्या
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल यानी किस रूप में, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुने 13 के रूप में व्यक्त किया गया है। इसका तीसरा है इसी प्रकार, अड़तीस सौ पच्चीस ये 3825 को आभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कैसे करें, तो इसका आभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें 3 से लगाइए, तो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 से तो 5 8 40, 5 25, फिर 5 से यह 17 बार में लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो 325 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 के रूप में व्यक्त किया गया है। अतः 3825 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 4 नंबर है। 4 नंबर में 5005, इसमें हम 5 से लगाते हैं, तो 5 के 5 0 0 और फिर 5 के 5 होता है। अब यह 1001 यह किस संख्या से होगा, देख लेते हैं। 5005 बराबर 5 गुने 1001, यहाँ 5005 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार जो है भाज्य संख्या की पहचान करने का यह एक तरीका है। जब वह अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाए तो हमें समझ जाना है जो वह जो है भाज्य संख्या है। इसी प्रकार एक है 7429, इसको भी देख लेते हैं। चौहत्तर 129 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसमें 17 से भाग लगता है, तो 17 चौके 68 और फिर 17 तिया 51 और 17 सते 79, फिर इसमें लगेगा 19 से 19 दूना 38, तो 19 दूना 38 और 5 53, 38 और 5 43 होता है, तो 5 पर 7 19 तिया 57। इस तरह हम 7429 को 17 गुने 19 गुने 23 के रूप में व्यक्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो 7429 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे अभाज्य गुणनखंड के
गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है। इस प्रकार जितने भी भाज्य संख्या होगा सबका अभाज्य गुणनखंड अवश्य होगा। अतः इस तरह हम उसकी जांच कर लेंगे। अब है 2 नंबर का, पूर्णांकों के निम्नलिखित योग के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुना एलसीएम होता है। दो नंबर, यह 2 संख्या के लिए ही लागू होता है। जैसे एक में हमको दिया हुआ है 26 और 91, तो इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों लेना है। तो 26 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो यह होता है 2 गुणे 13, और 91 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 7 गुना 13 होता है। अतः 26 एवं 91 का एचसीएफ यानी दोनों में जो मिलता है वह यानी 13 हुआ, और 26 एवं 91 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो 2 गुने 7 गुने 1 13 लिखना है। इसका गुना करने पर यहाँ हो जाता है 7 दूनी 14, 14 और 13 का गुना 182 होता है। तो इस प्रकार 26 और 91 दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब हमें जांच करनी है। जांच, जो 2 संख्या का गुणनफल 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है उसी दोनों संख्या के एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो अभी हम 2 संख्या में एक संख्या 26 दूसरी संख्या 91 को गुना करें, और इसका एचसीएफ जो है 13 है और एलसीएम 182 है। तो यदि हम इसको गुना करते हैं तो देखिए गुना करने पर यह आता है 91 को यदि हम 26 से गुना करते हैं तो 6 और 6 9 54, 2 और 9 दूनी 18, तो 6 6 8 5 13 यानी 23 होता है। उसी प्रकार 182 को यदि हम 13 से गुना करते हैं तो 13 से गुना की जगह तो 3 दूना 6, 3 8 24, 3 2 5, 2 8 1, 6 6 8 5 13 2। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोनों का गुणनफल बराबर होता है, यानी ये भी 2366 और ये भी 2366 होता है। अतः हम कह सकते हैं जो 2 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्या के गुणनफल और उसके एचसीएफ एवं एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यह बात हमें साबित हुआ। अब हम अगला सवाल इसी तरह का हम करते हैं। 510 और 92 की बात है। दो का रोमन 2 है, इसमें है 510 और 92 है। 510 और दूसरा 92 है। तो 510 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह आता है 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर यह 5 से लगेगा, 5 3 से भी लगेगा, 3 से 3 8 24 और 3 5 15, 5 से यहाँ हो रहा है 17। तो यहाँ हम 510 को यह लिखेंगे, और 92 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो 2 से 46 होता है, 2 से 23 होता है। तो 510 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 जो है यह हो रहा है 2 गुना 2 गुना 23 हो रहा है।
तो इस दोनों का HCF यदि हम निकालें तो 510 एवं 92 का HCF, तो दोनों में मिलता केवल 2 है, तो 2 इसका HCF हो गया, जबकि 510 एवं 92 का LCM यह जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका LCM हो जाएगा एगो 2 छोड़ करके, यानी ये दोनों 2 के बदला एगो 2 लिखना है, उसके बाद हमें ये 2 लिखना है गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ये होता है 23,460 होता है। अब हमें जांच करनी है, जांच करना है क्या, तो 2 संख्या का गुणनफल बराबर होगा HCF गुने LCM। यह कैसे होगा, तो 2 संख्या में 510 को हमें गुना करना है 92 से, और उसी प्रकार यहाँ 23,460 को गुना करना है 10 से। LCM के बदला 2 गुना LCM के बदला 23,460, HCF के बदला 2। इसको अगर हम गुना करते हैं, ये गुणनफल आता है 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, और इसका भी गुना करने पर 46,920 आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो 2 संख्याओं का गुणनफल जो है उसके HCF एवं LCM के गुणनफल के बराबर होता है। और तीसरा सवाल है 336 और 54 की। 336 और 54, इस प्रकार 336 जो है इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 के 2, 2 छा के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 के 8, 2 से 4, 2, फिर 2 से 21 और 2 3 से 7 हो रहा है। तो इस प्रकार हम 336 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और फिर 2 गुना 3 गुना 7, यानी सीधी बात है इसमें हम 2 पर पावर 4 गुने 3 गुने 7 लिखेंगे। लेकिन 54 का अगर हम करते हैं तो 54 का होता है 2 तिया 6 तरिया 18 तिया 54, तो 2 गुना 3 पर पावर 3 होता है। अब हम 336 एवं 54 का HCF ज्ञात करना चाहेंगे। तो HCF में दोनों में जो मिलता है वह कम पावर वाला, जैसे 2 और 2 दोनों में है तो कम पावर अर्थात एगो 2 लिखेंगे। यहाँ 3 और यहाँ 3 पर पावर 3 है तो एगो 3 लिखना है। इस प्रकार इसका 6 होता है। 366 एवं 54 का LCM यदि हमें ज्ञात करना है तो इसमें ये ज़्यादा पावर वाला लिखाएगा, यानी 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 3 गुने 7। तो यहाँ हो रहा है 2 पर पावर 4 माने 16, 3 पर पावर 3 माने 27 और इसका 7। तो ये गुना करने पर 30 24 होता है। तो इस प्रकार दोनों का HCF और LCM निकाल लिए। अब हम जांच करेंगे। जांच क्या करना है, तो 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM देखना है। तो एक संख्या में हो गया 336, दूसरी संख्या में हो गया 54, बराबर के बाद HCF इसका निकला 6 और LCM होता है 30/24। यदि इसको हम गुना करें तो 6 चौके 24,
6 दूनी 12, 2 14 और 6 3 18। इसी प्रकार इसको भी यदि हम गुना करते हैं तो 18,144 होता है। इस प्रकार यह जांच हुआ जो दो संख्याओं का गुणनफल उस दोनों संख्या के एचसीएफ एवं एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको लिख लिया। भाज्य संख्या को हम परिभाषित इस रूप में कर सकते हैं, जिस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी भाज्य संख्या को पहचान करने के लिए यह जरूरी है जो उसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यदि उसका अभाज्य गुणनखंड होता है तो वह भाज्य संख्या होगा। उदाहरण के लिए देखिए, आपको प्रश्नावली 1.2 में ढेर सा उदाहरण दिया हुआ है। जैसे इसमें है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें देखिए 140 दिया हुआ है। अब 140 यह भाज्य संख्या है कि नहीं है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करें? तो 2 दूनी 4, 5 20 और 7 140। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं, इसको हम इस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं 140 भाज्य संख्या है। 140 भाज्य संख्या है क्योंकि इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं, कई उदाहरण दिया गया है। यदि उसका अभाज्य गुणनखंड होता है तो समझ आना है यह भाज्य है। जैसे दूसरा सवाल इसका है, यहाँ 156 का इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड करें। 2 से 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से यह हो जाएगा आपको 39, फिर 3 से 13 हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो 156 है इसको हम लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, अर्थात यह भी भाज्य संख्या है। 3 नंबर देखिए इसका है 3825। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, 3 से लगा रहा है। 3 के 3, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर ये 3 से लग रहा है, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। इसमें 5 से लगाना है, 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर इसमें 5 से लगाना है, इस तरह हो जाएगा 5 का 5 और 5 सत्ते 35, यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब है जो ये जो है आपको भाज्य संख्या है। 4 नंबर है
5005 है, ये 5005 है, इसमें हम 5 से लगाएंगे 1000, एक हो गया। इसमें 11 से भी लग जाएगा, 11 से यदि हम लगाते हैं तो 11 नामा 99, 11 के 11, फिर 7 से भी लग रहा है, 7 से 13 से 91 होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 के रूप में, अर्थात यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया गया है और है आपको 7429। ये 7429 जो है 5 नंबर जो है वह 7429 है। ये 7429 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7429 का, ये आता है 17 गुने 19 और गुने 23, यह आता है। तो जिस प्रकार अगर हम इसको ऐसे अगर करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ऐसे 17 से पहले किसी से नहीं लगता है, तो 17 से अगर हम लगा गए हैं तो 17 चौकी 68, तो 68 6 पर 2 62, 17 तिया 51, 11 और 17 17 79 हो गया। अब इसमें 19 से लगेगा तो 19 दूना 38, 38 और 19 तिया 57। इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 7429 को हम लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, अर्थात ये भी भाज्य संख्या है। तो ये सभी भाज्य संख्या है क्योंकि सबको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किए हैं।